आपका आशीष सॉल्यूशन पर जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के रसायन विज्ञान का पेपर है हमारा कब 10 तारीख को। मैंने आपको रसायन विज्ञान का पार्ट 1 डाल दिया। अब मैं आपको पार्ट 2 डाल दूं, मतलब पार्ट 2 के आईएमपी क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में आने की 100% चांस है। तो आपको जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे आपकी परीक्षा में अंकों की संख्या कम अधिक हो जाएगी और आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। तो देखिए, आपको वीडियो को लाइक करना है और हमारे आशीष सॉल्यूशन चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास जो भी हम क्वेश्चन वीडियो डालें वो आपके पास जल्दी पहुंचाए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके अध्याय 2 का नाम है परमाणु संरचना। तो देखिए, मैं आपको अध्याय 2 की वेरी आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका एनोड किरणों के गुण लिखिए। जो एनोड किरणों के गुण है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए, मैं आपको एनोड किरणों के गुण बता देता हूं। पहला आता है, यह सीधी रेखा में गमन करती है, यह अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। एनोड किरणों में धातु की पतली पत्ती भेदने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट, यदि इन किरणों के मार्ग में कोई हल्का पैडल चक्र रख दिया जाए तो वह घूमने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि ये किरणें द्रव कणों से मिलकर बनी होती हैं। जल इन किरणों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करती हैं तो ये किरणें ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इस प्रकार से जो एनोड किरणों का गुण होता है वो सेम टू सेम कैथोड किरणों का गुण है, बस थोड़ा सा विपरीत हो जाता है इसमें। तो आप इसको याद कर लें। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके कैथोड किरणों गुण हो जाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, थॉमसन परमाणु का मॉडल क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए, मतलब कमियां लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूं। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु में एक दृढ़ गोलाकार पिंड है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। इस मान को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। परमाणु का पूरा धनावेश समान रूप से गोले में वितरित रहता है तथा धनावेश के बराबर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में गुथे रहते हैं। इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, तथा इसके अन्य नाम रेजिन पुडिंग या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इस प्रकार से जो आपका थॉमसन परमाणु मॉडल क्या है, ये उसका उत्तर हो जाता है। फिर इसकी सीमाएं देखिए, तो ये थॉमसन परमाणु मॉडल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसकी सीमाएं हो जाएंगी, ये मॉडल धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऋणावेशित सहित उपस्थित रहने का कारण नहीं समझा सका। ठीक है, यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। यह मॉडल अल्फा कणों के विकिरण की व्याख्या नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जो आपका ये होता है क्वेश्चन, उसका मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में उत्तर बताता हूं, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसको समझाइए। जो जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो रदरफोर्ड देखिए, रदरफोर्ड ने 100 नैनोमीटर की पतली पत्ती स्वर्ण धातु की पत्ती पत्ती को अल्फा कणों से आघात किया। अपने प्रयोग में उन्होंने पाया कि, देखिए अपने प्रयोग में उन्होंने क्या पाया, तो देखिए हम देखते हैं कि अधिकांश अल्फाकण पत्ती के आर पार सीधी रेखा में चले जाते हैं और दूसरा, कुछ अल्फाकण विभिन्न कोणों पर विक्षेपित हो जाते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, लगभग 2000 में से एक अल्फाकण, मतलब कि ये 2000 में से एक अल्फाकण, जो एक अल्फाकण ये है, ठीक है, अपने चलने वाले पूर्व मार्ग पर वापस लौट आता है। मतलब कि ये यहाँ से गया तो नाभिक से टकराकर वापस अपने पूर्व मार्ग पर आ जाता है, जबकि जो कण होते हैं वो यहाँ पर टकराएंगे तो ऐसी रेखा में चले जाते हैं, लेकिन ये सीधे टकराता है तो ये सीधे अपने वापस आ जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से अच्छे समझ सकते हैं और इसका निष्कर्ष आपका ये हो जाएगा। देखिए, उपरोक्त परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना संबंधी कुछ निष्कर्ष निकाले जो निम्न प्रकार हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है क्योंकि अधिकतर अल्फाकण स्वर्ण पत्ती को पार कर सीधे निकल जाते हैं, जैसा कि इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है जिससे धनावेशित अल्फाकण प्रदर्शित होकर विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं। परमाणु का केंद्र बिंदु नाभिक कहलाता है। ठीक है, जो आपका इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है। और इसका तीसरा पॉइंट ये रहा, नाभिक अत्यंत सूक्ष्म ठोस व दृढ़ भाग है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या किसे कहते हैं, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर न्यूक्लियॉन की संख्या। इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, क्योंकि यार मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत ज्यादा करता हूं। तो आपके लिए देखो, मैं इतने नोट से लाता हूं, कितने अच्छे से आपको मैं आईएमपी क्वेश्चन बताता हूं। तो आपको एक क्लिक करने में क्या जाता है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे कर दो यार बच्चों, जल्दी करो करो, अरे कर दो ना। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है आपका अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पद्धति, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से कर लेना है। तो देखिए, सन 1924 में लुईस डी ब्राउगली ने पदार्थ के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार पदार्थ के छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यहाँ तक कि हल्के परमाणु जब गति में होती है तो उनकी प्रकृति कण जैसी होने के साथ साथ तरंग जैसी भी होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रकाश की तरह एक ही समय में कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है।
ऐसे पदार्थ की द्वैत यानी दोहरी प्रकृति कहते हैं। इस प्रकार से जो आपका ये क्वेश्चन होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर लें, ठीक है। ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है डी ब्रोगली समीकरण क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। ये आपका वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए डी ब्रोगली समीकरण क्या है, किसी गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य और उसके संवेग में संबंध बताने वाला संबंध समीकरण क्या कहलाता है, डी ब्रोगली समीकरण कहलाता है। तो देखिए प्लांक समीकरण हमारा क्या होता है, ई बराबर एच म्यू, और आइंस्टाइन समीकरण क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एच यू बराबर एम सी स्क्वायर, तो एच यू लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर, तो एच सी बटे एम सी स्क्वायर बराबर लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, एच बटे एम सी। यहाँ सी प्रकाश का वेग हो जाए तथा एच प्लांक नियतांक। हम इस समीकरण को कहते हैं डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको अगले क्वेश्चन से पहले इसको भी लिख देना है, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं, आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत को समझाइए। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से भी याद कर लेना है, ठीक है। सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने परमाणु संरचना के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का मापन एक साथ नहीं किया जा सकता। जब उसकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्धारित करते हैं तो उसका संवेग अनिश्चित हो जाता है, और जब हम उसके संवेग को निश्चित करते हैं तब उसका इलेक्ट्रॉन की स्थिति अनिश्चित हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका हाइजेनबर्ग का निश्चित का सिद्धांत होता है वो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा इस भाषा में जो आपको मैंने बताया। और आप ये कुंजी और दिग्दर्शिका से याद करते हैं, उसमें बहुत ही कठिन भाषा में रहता है, मुझे पता है, ठीक है। फिर आता है गणितीय सूत्र, आप ये लिख देना। और फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है देखिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल द्वारा हाइजेनबर्ग के रैखिक स्पेक्ट्रम को समझाइए। ये 2 वर्ष 2008 में आया था, ये आईएमपी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। आप इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चला जाता है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा उच्च स्तर में वापस आता है तब ऊर्जा का विसर्जन करता है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे सरल है, इसके आसपास केवल एक हाइड्रोजन होता है। ये इलेक्ट्रॉन केवल एक प्रोटॉन और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, फिर भी इसके स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं प्राप्त होती हैं। फिर इसके बाद आता है, जब हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है और विभिन्न ऊर्जा स्तरों में चला जाता है, और जब ये अपनी मूल अवस्था में आता है तो कई पदों में आता है। प्रत्येक पद के लिए विभिन्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है और इससे तत्व के स्पेक्ट्रम से अनेक रेखाएं प्राप्त होती हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम 5 प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं आप देख लें, क्योंकि आपके सही विकल्प में पूछा जा सकता है। लार्मर श्रृंखला, बामर श्रृंखला, पाचन श्रृंखला, ब्रैकेट श्रृंखला, फुंड श्रृंखला। फिर आता है हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय क्रम के चित्र बनाइए, मतलब नामांकित आरेख बनाना है तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वांटम संख्या क्या है, लेकिन क्वांटम संख्या से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, कक्ष तथा कक्षक में अंतर लिखिए। ये आपके 3 या 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 अंतर भी आ सकते हैं, 3 अंतर भी आ सकते हैं। तो देखिए कक्ष और कक्षक हम देख लेते हैं। नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं, कक्ष कहलाते हैं। और नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है वह कक्ष कहलाता है। बहुत ही सरल, याद आपको मैं करवा दूंगा। सभी कक्ष वृत्ताकार होते हैं और विभिन्न कक्षकों की आकृति अलग अलग होती है, जैसे एस कक्षक, पी कक्षक, डमलाकार होते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना बच्चों, ठीक है। और आपको कमेंट में अगर खुद ही पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अधिष्ठात्मक गुण ये प्रदर्शित करते हैं कौन, कक्ष, और कक्षक क्या करते हैं, एस कक्षक के अतिरिक्त सभी कक्षक दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आप ये सभी क्वेश्चन अंतर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वांटम संख्या कैसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। ये आपके 4 नंबर में पूछा जाता है, ये आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया होगा। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता दूंगा। तो देखिए, किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक संख्या को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका क्वांटम संख्या, ये कितने प्रकार की होती है। देखिए क्वांटम संख्या, श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती हैं, जबकि चौथी क्वांटम संख्या हमको किसके द्वारा, स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात होती है। क्वांटम संख्या निम्नलिखित होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। आज मैं आपको इन चारों क्वांटम संख्या के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, इस क्वांटम संख्या को बोर द्वारा दिया गया था, इससे किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी व ऊर्जा प्रकट होती है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, एन बराबर 1 2 3 4 आदि संख्या वाले क्वेश्चन जिन्हें क्रमशः KLMN द्वारा दर्शाया जाता है। दिगंशी या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, इस क्वांटम संख्या द्वारा कक्षी की आकृति निर्धारित होती है, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। एल का मान 0 1 2 3 आदि हो सकता है, जैसे कि S P D F G H, ये होगा क्वेश्चन के, और एल के मान आपकी ये हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है
चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यह संख्या चुंबकीय क्षेत्र में एक कण की ऊर्जा स्तरों की संख्या को निर्धारित करती है, इसी m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। ठीक है, जीमन ने 1896 में यह अनुभव किया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी रेखाएं द्वारा उत्सर्जित करने वाले स्रोत पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर हो जाती हैं। इस क्रिया की जीमन प्रभाव कहते हैं। जिस क्वांटम संख्या की आवश्यकता हुई उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। फिर आपकी अगली क्वांटम संख्या आती है चक्रण क्वांटम संख्या। जो भी मैं आपको क्वांटम संख्या बता रहा हूँ वो बहुत ही सरल भाषा में आपको दी है, आपको बिल्कुल याद करने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। और अगर आपको कमेंट में कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई जरूर देता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूर्णन की दिशा का ज्ञान होता है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर दो प्रकार से चक्रण करता है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। अतः इसके दो मान होते हैं, प्लस हाफ या माइनस हाफ। इनका चित्रण एरो या डाउन एरो चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं तथा एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा चक्रण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, इस नियम के उपयोग लिखिए। तो देखिए पाउली का अपवर्जन नियम बहुत ही सरल है, मतलब कि किसी भी परमाणु किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं से हो सकती, उनमें से एक अवश्य भिन्न रहेंगी जबकि 3 समान हो सकती हैं। देखिए हीलियम की 2 परमाणु के लिए NLM के मान समान है किंतु S के मान भिन्न है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है हुंड का नियम क्या है, इस नियम के अनुप्रयोग लिखिए। तो हुंड के नियम को आपको देख लेना है। किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि समस्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता। आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, आपको मैंने जो बताया वो आप अच्छे से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है अबबाउ नियम क्या है, समझाइए। तो जो अबबाउ नियम है उसको आप याद कर लें क्योंकि जो अबबाउ क्वेश्चन है वो मोस्ट वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, अबबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक रचना, अतः इसे क्रमिक रचना का नियम भी कहते हैं। अबबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ठीक है, या तो आप समझने लगे जो भी नियम होते हैं उसके पहले वैज्ञानिक का नाम ही तो होता है, लेकिन ये अबबाउ वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ठीक है, इसको किसने दिया था, नील्स बोर ने प्रतिपादित किया था, किस 1920 में। ठीक है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा कक्ष में भरे जाते हैं फिर उच्च ऊर्जा कक्ष में भरे जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है n+1 का नियम, अबबाउ का सरल पदार्थ का नियम। तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन उस कोश में भरेगा जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होता है, जैसे कोरस के लिए n+l। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। आपको जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप अच्छे से याद कर लें और उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका ये क्वेश्चन होता है वो मैं आपको पूरा तैयार करवा देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पार्ट 3 के भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दें कि पार्ट 3, तो मैं आपको वो सभी आंसर भी आपको याद करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं, बाय। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय।